नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब। मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा, अधिवक्ता जिला एवं सत्र न्यायालय बुलंदशहर पुणे उपस्थित हूँ कल किए हुए वादे के आदेश के अनुपालन में कि मैं आपको कल एक नवीन विषय पर आपका ज्ञानवर्धन करूंगा। विषय आज कल से भी बहुत अच्छा है। कल हमने चर्चा जो किया था, कल हमने किया था यदि किराएदार के खिलाफ में कोई भी वाद माननीय न्यायालय में गृह स्वामी के द्वारा बेदखली का फाइल हो जाता है तो उस समय पे वो किराएदार बिजली का कनेक्शन मीन्स संयोजन लेने के लिए अधिकृत नहीं है, उसका अधिकारी नहीं है, उसको कोई विद्युत कनेक्शन नहीं दिया जा सकता। इस विषय पे कल हमने विस्तारित चर्चा की थी। दोनों साइटेशंस माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा प्रतिपादित जो भी विधान थे नेचुरल साइटेशंस नंबर के माध्यम से मैंने आपको अवगत कराने का प्रयास किया था। आज जो हम चर्चा करेंगे, आज बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो वर्तमान में आज स्थिति हमें लगभग देखने को मिल रही है कि बहुत सारे ऐसे क्राइम हैं कि जो व्यक्ति को मालूम ही नहीं पड़ पाता है और उस क्राइम में उसके अगेंस्ट उसमें उस पे अपराध अधिरोपित हो जाता है और उस अपराध के अधिरोपित हो जाने के बाद में जब उसको अवगत होता है तो अवगत होने से पहले पहले उसको मालूम होता है कि उसको फरारी की उद्घोषणा जारी हो गई है। तो उस फरारी की उद्घोषणा के समय पे जो नेचुरल रूप से संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जो एक हमें अधिकार मिला हुआ है सेक्शन 438 सीआरपीसी, जो वर्तमान में सेक्शन 482 बीएनएसएस के नाम से जाना जाता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से जाना जाता है, तो उसमें हमको रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा, आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। चर्चा बहुत संवेदनशील है, बहुत अच्छी है, तो मेरा जहां तक मानना है कि आपको बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन उस चर्चा में शरीक होने से पहले मेरा विनम्र अनुग्रह है सब लोगों से, जो मेरे प्रशिक्षु अधिवक्ता बंधु, मेरे विद्वान अधिवक्ता बंधु एवं समाज के सैद्धांत लोग या ऐसे पीड़ित और शोषित जो भी वर्ग है, मेरा उनसे विनम्र अनुग्रह है कि वो सब लोग जो मुझे देख रहे हैं वो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे शेयर करें, इसे भी अधिक विस्तारित रूप देने का कार्य करें। विषय पे आता हूं। विषय आज क्या है? विषय जो सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा प्रतिपादित है, ये विधान है सेक्शन 438 सीआरपीसी अर्थात 482 बीएनएसएस। वकील के माध्यम से अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल करना फरार मीन्स जो भगोड़ा साबित हो गया हो, फरार आरोपी की उपस्थिति नहीं माना जा सकता। जो मेरे विद्वान अधिवक्ता बंधु हैं उनको सब समझ में आ गया होगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं मुझसे, लेकिन उनके जो समझ में नहीं आया। विषय क्या है कि यदि एफआईआर दर्ज हुआ है मीन्स कोई भी क्राइम में यदि मान्य न्याय उसमें थाना पे किसी भी एंगल से थाने पे दर्ज हुआ है, जो उस स्थिति में यदि किसी व्यक्ति ने सीधे 438 फाइल किया है तो वो तो अधिकृत है, लेकिन यदि किसी के अगेंस्ट ऐसा हो गया है कि उसमें प्रोसीडिंग थाने के द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में थाने के भार साधक अधिकारी या विवेचक द्वारा उसमें कोई प्रक्रिया ऐसी अमल में लाई गई है जो उसमें सेक्शन 82-83 की कार्रवाई उसमें अधिरोपित हो गई हो। 82-83 का मतलब क्या होता है? जो फरारी की उद्घोषणा जो जारी होती है उसमें सेक्शन 82 सीआरपीसी। तो यदि 82 की कोई कार्रवाई किसी पे हो गई है तो उस कंडीशन में वो 82 की स्थिति में 438 सीआरपीसी वकील साहब के माध्यम से अनुपस्थित होते हुए उपस्थिति दर्ज नहीं करा सकता। पहली बात मीन्स इस कंडीशन से ये सिद्ध हो रहा है कि यदि किसी के फरारी हो गई है तो उस फरारी की स्थिति में वो सेक्शन 438 सीआरपीसी अर्थात 482 बीएनएसएस का अधिकारी नहीं है। ये किसमें प्रतिपादित किया माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने? सर्वोच्च न्यायालय में एक केस आता है, वो केस बिहार स्टेट का चंपारण थाना पड़ता है, ईस्ट चंपारण, पूर्वी चंपारण। तो उस पूर्वी चंपारण थाने में एक क्राइम नंबर 79/2023 वहां दर्ज 2020 दर्ज होता है। तो इस के अगेंस्ट सेक्शन 438 सीआरपीसी वो उस कंडीशंस तक नहीं फाइल कर पाए जिनका नाम था श्रीकांत उपाध्याय। कब तक चाहे नहीं कर पाए? वो उस कंडीशन तक नहीं फाइल कर पाए जब तक उनके खिलाफ 82-83 का कार्रवाई प्रोसीडिंग अमल में आ गया। वो सीधे फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, चूंकि 438 सीआरपीसी का जो क्षेत्राधिकार होता है माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के पास होता है, जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के पास में, वहां से बेल खारिज होने के बाद में वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के उस फ्री कॉपी खारिजा के सापेक्ष वहां माननीय उच्च न्यायालय में रिट योजित होती है, तो उन्होंने बेल के लिए वहां योजित किया सेक्शन 438 में। तो जब 438 सीआरपीसी में वहां माननीय उच्च न्यायालय पटना में गए तो माननीय उच्च न्यायालय पटना में
इनके उसको खारिज कर दिया गया। जब वहां से भी खारिज हो गया तो ये सर्वोच्च न्यायालय गए, तो इन्होंने वहां एक एसएलपी फाइल किया जिसका नंबर है 7940/2023 मीन्स 79/40/2023 श्रीकांत उपाध्याय एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ बिहार एवं अन्य, वहां फाइल हुई। उस एसएलपी में जो आदेश हुआ उसमें ये आदेश के वकील के माध्यम से अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल करना फरार आरोपी की उपस्थिति नहीं माना जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और सुप्रीम कोर्ट के जो वो जस्टिस महोदय हैं उनका नाम सीटी रवि कुमार। तो सीटी रवि कुमार साहब ने, ऑनरेबल जज साहबान ने, ऑनरेबल न्यायमूर्ति ने, ऑनरेबल जस्टिस साहब ने जो ये आदेश पारित किया, उस आदेश को पारित करते हुए उसमें 2 रूलिंग्स माने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित जो पूर्व विधान था वो उसका हवाला दिया। कौन कौन सी थी? एक रूलिंग है प्रेम शंकर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स, और एक स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस प्रदीप शर्मा एंड अदर्स। इसी प्रकार एक लवेश वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। तो लवेश वर्सेस स्टेट ऑफ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, और एक प्रेम शंकर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स, और स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस प्रदीप शर्मा। प्रदीप शर्मा में क्या कहा गया है? प्रदीप शर्मा में भी यही कहा गया है, यदि किसी के खिलाफ 82-83 की कार्रवाई अमल में लाई गई हो तो उस कंडीशन में वो व्यक्ति जिसके खिलाफ 82-83 कार्रवाई हो गई हो तो संबंधित क्राइम नंबर में वो सेक्शन 438 सीआरपीसी मीन्स 482 बीएनएसएस का अधिकारी नहीं है, उसको कोई राहत 438 के तहत नहीं मिल पाएगी। उसका हवाला देके माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ने ये आदेश पारित किया है। तो मेरे विचार से सबको समझ में आ गया होगा, सबको सरलता से मैंने समझाने का प्रयास किया है। इसी कंडीशंस को, इसी आधार को मानते हुए मैं अपने समस्त जो भी मेरे दर्शक बंधु हैं, मेरे अपने न्यायिक अधिकारी बंधु हैं, और चाहे मेरे प्रशिक्षु अधिवक्ता या विद्वान अधिवक्ता बंधु या समाज के सैद्धांत लोग हैं, उनसे यही अपील करना चाहूंगा, और खासकर न्यायिक अधिकारी बंधुओं से केवल यही निवेदन करना चाहूंगा कि जो न्यायिक अधिकारी बंधु मुझे देख रहे हैं वो जो मैंने रूलिंग्स दिया है प्रेम शंकर प्रसाद और स्टेट ऑफ एमपी एंड लवेश वर्सेस एनसीटी दिल्ली इत्यादि, और जो श्रीकांत उपाध्याय एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स में दिया है, इसका पूर्ण अध्ययन करने के बाद ही यदि किसी की भी कोई बेल इत्यादि आती है तो उस पर पूर्ण विवेक के अनुपालन में, विवेक का प्रयोग करते हुए, संयम और धैर्य का प्रयोग करते हुए पूर्ण इसका अध्ययन करने के बाद कोई भी डिसीजन इस पे लें। ऐसा नहीं कि 438 आया, 82-83 पे कोई गौर नहीं किया और सीधे उसको लाभ दे दिया जाए। इन्हीं कंडीशंस के साथ कल फिर पुनः होगी मुलाकात। तब तक के लिए मैं लेता हूं आपसे विदाई। नमस्कार।